Good morning, ma'am. Good morning, Mamta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, child. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, Chanda Shiva. Good morning, beta Chanda.
हाँ, आज बात कर रहे हैं आपके कोर्स में स्टार्च एंड शुगर प्लांट्स के बारे में। स्टार्च एवं शर्करा पादप कौन कौन से हैं? तो अपन बात करते हैं स्टार्च पादप की। स्टार्च यील्डिंग प्लांट्स के बारे में आपसे बात आज कर रहे हैं। स्टार्च यील्डिंग प्लांट्स, एक बार कांता जाट और अंशु शर्मा को एडमिट कर देते हैं। कांता जाट और अंशु शर्मा। तो बेटा स्टार्च पादप की बात कर रहे हैं। तो स्टार्च, जैसे आप सभी लोग जानते हो, स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स में, पादपों में संचित भोजन के रूप में उपस्थित होता है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पादपों में संचित भोजन के रूप में उपस्थित होता है। ये मुख्य रूप से कंद, प्रकंद एवं अनाजों में संग्रहित होता है। खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त इसका स्टार्च का उपयोग उद्योगों एवं औषधियों में भी किया जाता है। प्रमुख स्टार्च उत्पादक पादप हैं। एक तो है बेटा एरोरूट, अरारोट। अरारोट का बॉटनिकल नेम क्या है? मैरेंटा एरुंडिनेसिया। मैरेंटा एरुंडिनेसिया, जो कि कुल मैरेंटेसी फैमिली में आता है। एक दूसरा है कॉर्न, जिसका बॉटनिकल नेम जियामेज है, जो कि फैमिली पोएसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है कसावा, जो कि बॉटनिकल नेम कसावा का क्या है? मैनी हॉट एस्कुलेंटा, जो कि यूफोरबेसी कुल के अंतर्गत आता है। एक है आलू। तो आलू आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है। आलू का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ये आपकी सोलेनेसी फैमिली में आता है। तो आलू है और सोलेनम ट्यूबरोसम आलू आपके कोर्स में है। तो आलू की बात। एक है सागो। सागो का बॉटनिकल नेम क्या है? मेट्रोजाइलोन सागो, जो कि कुल एरिकेसी फैमिली में आता है। एक बार रेखा चौधरी, दर्शिता, निकिता शर्मा। एक बार निकिता शर्मा आई है। एक बार बेटा निकिता शर्मा, इनको एडमिट कर देते हैं। और दर्शिता राणा, दर्शिता ठीक है बेटा, दर्शिता राणा। अब बात करते हैं बेटा अपन आलू की। तो आलू का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और कौन से कुल में आलू आता है? आलू आता है फैमिली सोलेनेसी में। तो आलू विश्व का महत्वपूर्ण खाद्य पादप है जो मुख्य स्टार्च के रूप में भोजन में सम्मिलित है। यह पूरे विश्व में उगाया जाता है तथा आलू को आयरिश पोटैटो भी कहते हैं। अब बात करते हैं इतिहास एवं उत्पत्ति। आलू के उत्पत्ति व इतिहास के बारे में। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ पोटैटो। तो आलू का उत्पत्ति केंद्र पेरू तथा चिली, दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन्स माना जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर आलू की निकट संबंधी जातियां जंगली पादप के रूप में पाई जाती हैं। आलू की अधिकतर कृषित किस्में चतुर्गुणित होती हैं, मतलब 2n = 48, परंतु आलू की कुछ द्विगुणित व त्रिगुणित किस्में भी उगाई जाती हैं। एक मत के अनुसार आलू की उत्पत्ति इसकी पूर्वज जंगली जाति सोलेनम स्टेनोटोमम से सीधे ही क्रोमोसोम द्विगुणन द्वारा हुई है। एक अन्य मत के अनुसार आलू द्विगुणित जाति सोलेनम स्टेनोटोमम तथा द्विगुणित खरपतवार सोलेनम
स्पार्सिपाइलम, सोलेनम स्पार्सिपाइलम के मध्य प्राकृतिक संकरण तथा क्रोमोसोम द्विगुणन का परिणाम है। तो इस प्रकार आज हम अध्ययन करेंगे अबाउट द पोटैटो कल्टीवेटिंग रीजन्स के बारे में। तो ये वाला भी अपन अभी करते हैं। पहले सुनो, कोलंबस से पूर्व आलू उत्तरी व मध्य अमेरिका में अज्ञात था, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में स्पेन वासियों द्वारा इसे यूरोप में लाया गया। 1586 में आलू इंग्लैंड व आयरलैंड लाया गया, जहां से आलू का प्रसार विश्व के मध्य देशों में हुआ। पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में आलू को भारत लाया गया था, परंतु आलू की खेती बहुत बाद में की जानी आरंभ हुई। अब बात करते हैं अबाउट द पोटैटो कल्टीवेटिंग रीजन्स कि पोटैटो कल्टीवेटिंग रीजन्स कौन कौन से हैं। तो आलू उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो आलू की खेती सोवियत यूनियन, रूस, फ्रांस, पोलैंड, अमेरिका, जर्मनी तथा इंग्लैंड में व्यापक स्तर पर की जाती है। यूरोप, रशिया, पोलैंड तथा जर्मनी में सामूहिक रूप से विश्व के कुल उत्पादन का 70% उत्पादन होता है। इनके पश्चात उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का स्थान है। एशियाई देशों में चाइना, इंडिया, जापान, तुर्की तथा कोरिया मुख्य आलू उत्पादक देश हैं। भारत में मुख्य आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब तथा मध्य प्रदेश हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आलू ग्रीष्म फसल के रूप में उगाया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में आलू को शरद फसल विंटर क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ पोटैटो। आलू के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं। तो आलू का पादप वार्षिक शाख होता है, मतलब द प्लांट ऑफ पोटैटो is an annual herb. The height of the plant ranges from 2 to 3 foot and the stem of potato is aerial, erect, delicate and extensively branched. तो अपन देखते हैं आलू का पादप वार्षिक शाख होता है, जिसकी ऊंचाई 2 से 3 फुट तक होती है। वायवीय तना ऊर्ध्व, कमजोर, कोमल, अत्यधिक शाखित होता है तथा तना पर्वसंधियों के अतिरिक्त खोखला होता है। तने का भूमिगत अथवा आधारी भाग ठोस होता है, जिससे क्षैतिज कक्षीय शाखाएं स्टोलन्स विकसित होती हैं। तने के भूमिगत भाग से तथा कक्षीय शाखाओं से समूह में अपस्थानिक मूल विकसित होती हैं। अब आलू की पत्तियां संयुक्त तथा अनियमित विन्यासित होती हैं तथा विषम पिच्छकी इम्पेरिपिनेट होती हैं। पत्तियां अनुपर्णी होती हैं। The leaves are stipulate और एकांतर क्रम में पत्तियां विन्यासित होती है। The leaves are arranged in alternate manner तथा पत्तियां 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। तो प्रत्येक पत्ती में एक शीर्षस्थ पर्णक, प्रत्येक पत्ती में एक एपिकल लीफलेट, एक शीर्षस्थ पर्णक तथा 2 से 4 युग्म बड़े
प्राथमिक पर्णक होते हैं। प्राथमिक पर्णकों के मध्य छोटे द्वितीयक लीफलेट, छोटे द्वितीयक पर्णक एकांतर व्यवस्थित होते हैं। तो भूमिगत क्षैतिज शाखाओं के शीर्ष वृद्धि कर गोल या अनियमित फूली हुई संरचना कंद ट्यूबर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कंद रूपांतरित तना होता है जिस पर शल की पत्रों की कक्ष में कक्षीय कलिकाएं, एक्सियल बड्स तथा आंखें, आइज पाई जाती हैं। शल की पर्ण शीघ्र ही झड़ जाते हैं तथा केवल अवशेष के रूप में स्कार, अवशेष के रूप में स्कार SCAR रह जाते हैं। प्रत्येक आंख में एक केंद्रीय कलिका होती है जो छोटी पार्श्व कलिकाओं द्वारा घिरी रहती है। आंखें कंद पर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं तथा शीर्ष भाग की ओर सघन होती हैं। इन्हीं आंख युक्त खंडों द्वारा आलू का प्रवर्धन, प्रोपेगेशन किया जाता है। तो पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। आलू में पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। यदि पुष्प उपस्थित हों तो शीर्षस्थ समूह में पुष्प विकसित होते हैं तथा पीले रंग के होते हैं। फल बेरी कहलाता है, BERRY, जो तरुण अवस्था में हरे परंतु परिपक्व होने पर लाल रंग के होते हैं। तो कंद ट्यूबर की आंतरिक संरचना प्रारूपिक द्विबीजपत्री तने के समान होती है। ये सबसे बाह्य स्तर पेरिडर्म द्वारा घिरा रहता है जिसका निर्माण कॉर्क कैम्बियम फिलोजन की सक्रियता से होता है। तो पेरिडर्म संगठन रंग तथा मोटाई में भिन्नता प्रदर्शित करती है। पेरिडर्म में अनेक वातरंध्र लेंटिसेल्स उपस्थित होते हैं जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पेरिडर्म के नीचे सकड़ा वल्कुट कॉर्टेक्स उपस्थित होता है जो छोटी स्टार्च युक्त कोशिकाओं से बना होता है। वल्कुट में संवहन सिलेंडर उपस्थित होता है। संवहन सिलेंडर में बाह्य फ्लोएम गुच्छ तथा जाइलम फूलों की वलय होती है। संवहन सिलेंडर के भीतर की ओर बाह्य मेड्यूला व भीतरी मेड्यूला उपस्थित होती है। बाह्य मेड्यूला आंतरिक फ्लोएम का प्रतिनिधित्व करती है जबकि भीतरी मेड्यूला संकरा मृदुतकी क्षेत्र होता है। आंतरिक फ्लोएम मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है तथा कंद का ट्यूबर का मुख्य संचय ऊतक होता है। तो इस प्रकार अपन ने कंद की, आलू के ट्यूबर की आंतरिक संरचना देखी। मतलब अपन ने क्या देखा कि सबसे बाह्य स्तर क्या होता है, पेरिडर्म के द्वारा, यह सबसे बाह्य स्तर पेरिडर्म के द्वारा घिरा रहता है और पेरिडर्म का निर्माण किससे होता है, कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से होता है। और इसी पेरिडर्म में बेटा क्या पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं जो कि गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो सबसे बाह्य स्तर क्या है, पेरिडर्म है। अब पेरिडर्म के नीचे क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है, वल्कुट पाया जाता है और इस कॉर्टेक्स में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्टार्च युक्त सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं और कॉर्टेक्स में वेस्क्यूलर सिलेंडर भी उपस्थित होता है। और इस वेस्क्यूलर सिलेंडर में एक तो मिलता है अपन को आउटर फ्लोएम गुच्छ तथा जाइलम फूलों की एक रिंग भी पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोटैटो। पोटैटो का, आलू का रासायनिक संगठन क्या है। तो कंद में
10 से 30% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च मुख्य रूप में पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में शुगर शर्करा पाई जाती है। कंद में आलू के ट्यूबर में 1 से 3% प्रोटीन की मात्रा भी उपस्थित होती है और 0.1% वसा भी होता है तथा 70 से 80% जल उपस्थित होता है। इनके अतिरिक्त फोलिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन तथा खनिज लवण जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम भी उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल, जलवायु तथा मृदा। मतलब आलू शीतोष्ण जलवायु का पादप है। आलू की अच्छी वृद्धि के लिए रात्रि में कम तापमान की आवश्यकता होती है तथा दिन में उच्च तापमान होना चाहिए। तो दिन में क्या होना चाहिए बेटा? उच्च तापमान होना चाहिए। एक बार दीक्षा आ गई, दीक्षा को एंट्री देते हैं। दीक्षा सुधार, दीक्षा है, ये थी दर्शिता, दीक्षा और दर्शिता। ठीक है बेटा। अब बात कर रहे थे अपन क्लाइमेट एंड सॉइल। हाँ बेटा लगा दी। आलू की अच्छी वृद्धि के लिए रात्रि में कम तापमान तथा दिन का उच्च तापमान होना चाहिए। इस प्रकार का मौसम यूरोप के देशों में पाया जाता है, जहां आलू का अधिकतम उत्पादन होता है। आलू के लिए औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। भारत में उत्तरी भागों के ठंडे पर्वतीय क्षेत्र आलू की पैदावार के लिए अनुकूल हैं। आलू की फसल को हल्की से भारी विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, लेकिन हल्की दोमट, छिद्रल तथा जल निकास वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहती है, जो कंदों ट्यूबर्स को फैलने में मदद करती है। लवणीय व क्षारीय मृदा उपयुक्त नहीं होती। आलू की पैदावार के लिए मृदा की पीएच 6 से 8 के मध्य उपयुक्त रहती है। अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ आलू और पोटैटो। मतलब आलू की खेती करना। सबसे पहले क्या करते हैं? खेत तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं? मतलब प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड। प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड के बाद बुवाई करते हैं, सोइंग आ गई। तीसरी सोइंग के बाद सिंचाई व निराई गुड़ाई करते हैं, इरिगेशन एंड बीडिंग। देन आलू की खुदाई करते हैं, मींस हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो। तो फर्स्ट बात करते हैं खेत तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड। खेत को अच्छी प्रकार जोता जाता है तथा हैरो किया जाता है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। प्रत्येक जुताई के पश्चात खेत को सुहागे प्लैंकर द्वारा समतल कर दिया जाता है ताकि ढेले हट जाएं तथा मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय एल्ड्रिन, फोरेट या हेप्टाक्लोर से भूमि का उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं बुवाई, सोइंग। आलू का प्रवर्धन कंदों ट्यूबर्स के द्वारा किया जाता है। आलू को लंबवत अक्ष में टुकड़ों में काटा जाता है। आई युक्त टुकड़े को बीज, सीड और सेट कहते हैं। इस प्रकार एक कंद से कम एक आंख युक्त कई बीज तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के बीज स्वस्थ तथा क्रियाशील कलिकाओं युक्त कंद से तैयार किए जाते हैं। इन बीजों को तैयार किए गए खेत में पंक्तियों में बोया जाता है। इन्हें 6 से 10 सेंटीमीटर गहराई में दबाया जाता है। इनके मध्य की परस्पर दूरी
20 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा दो पंक्तियों के मध्य की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुवाई से पूर्व खेत में मृदा की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा गोबर की खाद डाली जाती है। नेक्स्ट है सिंचाई व निराई गुड़ाई, इरिगेशन एंड वीडिंग। तो पौधों की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर होने पर खरपतवार निकालकर, क्या करते हैं, खरपतवार निकालकर पौधों पर मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि तने के आधारी भाग मिट्टी में दबे रहें। आलू की फसल के लिए 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई बीजों के अंकुरित होने के तुरंत पश्चात की जाती है तथा इसके पश्चात प्रत्येक 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। फसल के पकने से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर दी जाती है। सिंचित मृदा से कंदों को खोदने पर इनके वात रंध्र अवरुद्ध हो जाते हैं जिससे इनके सड़ने की आशंका रहती है। ठीक है, अब आलू की खुदाई, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो। 3 से 3.5 माह में आलू की फसल परिपक्व हो जाती है। परिपक्व होने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। परिपक्व पौधों को उखाड़ लिया जाता है तथा कंद खोदकर मृदा से निकाल लिए जाते हैं। कंदों को मृदा कणों से मुक्त कर सूखने के लिए छायादार स्थल पर डाल दिया जाता है ताकि पेरिडर्म का निर्माण हो सके। आलू का भंडारण शीत वातावरण, कोल्ड स्टोरेज, न्यून ताप पर किया जाता है। अब बात करते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ पोटैटो, उन्नत किस्में ऑफ पोटैटो। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश आलू प्रजनन पर कार्यरत है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी द्वारा अनेक उन्नत किस्में आलू की तैयार की गई हैं। आलू की कुछ उन्नत किस्में हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। पहली है बेटा कुफरी बाहर। आलू की उन्नत किस्में कुफरी, KUFRI, कुफरी बाहर, BAHAR। यह उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है। दूसरी है कुफरी बादशाह, कुफरी KUFRI, कुफरी बादशाह जो कि उत्तरी भारत के मैदानी तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तीसरी है कुफरी चमत्कार, कुफरी चमत्कार उत्तरी भारत जैसे कि यूपी, बिहार आदि के लिए उपयुक्त है। एक है कुफरी चंद्रमुखी जो कि कुफरी चंद्रमुखी उत्तरी भारत तथा दक्षिण पठार के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है कुफरी देवा, KUFRI DEVA, कुफरी देवा। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिए उपयुक्त है। तो और आलू की उन्नत किस्में क्या है, कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा। तो कुफरी ज्योति उत्तरी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों तथा दक्षिण की पहाड़ियों में उगाई जाती है। कुफरी लालिमा उत्तरी भारत के मैदानी भागों के लिए उपयुक्त होती है। और दूसरी उन्नत किस्म आलू की कौन कौन सी है, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी जो कि उत्तरी भारत में पाई जाती है। कुफरी शेरपा, कुफरी शेरपा SHERPA, कुफरी शेरपा पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। दूसरी है नेक्स्ट है कुफरी स्वर्ण, तो नीलगिरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो राजस्थान में उगाई जाने वाली आलू की किस्में कौन कौन सी हैं? राजस्थान में प्रमुख रूप से
कुफरी अलंकार, कौन सी किस्म है? कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी तथा कुफरी बादशाह किस्में राजस्थान में उगाई जाती हैं। तो आलू के अब लास्ट अपन उपयोग के बारे में देखते हैं, यूजेस ऑफ पोटैटो। पहला है आलू को उबालकर, तलकर अथवा सब्जी पकाकर खाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सब्जियों के साथ भी आलू को मिश्रित कर पकाया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है? आलू से विभिन्न प्रकार के भोजन, स्नैक्स जैसे चिप्स हैं, पापड़ हैं, कटलेट हैं, वेफर्स, टिकिया इत्यादि बनाए जाते हैं। तीसरा है पेरू तथा बोलिविया में आलू के निर्जलीकरण द्वारा चूनो, CHUNO, चूनो बनाया जाता है, जिसे संग्रहित कर विभिन्न प्रकार के खाद्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आलू का संपूर्ण पादप चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है आलू के कंदों को सुखाकर आटा बनाया जाता है, जिसे गेहूं के आटे में मिलाकर चपातियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसके आटे से विभिन्न व्यंजन भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यूज है आलू संवर्धन माध्यम। आलू कल्चर मीडियम का मुख्य आधार होता है, जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, आलू से स्टार्च का औद्योगिक उत्पादन होता है, जो कागज तथा वस्त्र उद्योग में साइजिंग में प्रयोग किया जाता है। इसके किण्वन तथा आसवन मतलब आलू के फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आलू से अन्य उत्पाद जैसे एडेसिव, डेक्स्ट्रीन, ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। रशिया में, रूस में आलू से वोडका, VODKA, वोडका नामक एल्कोहलिक पेय बनाया जाता है। इस प्रकार अब अपन बात करेंगे अबाउट द क्रॉप प्रोटेक्शन, आलू की फसल संरक्षण के बारे में। तो आलू पर अनेक रोग जनकों का संक्रमण होता है, जिनमें कवक, जीवाणु, वायरस तथा कीट पीड़क सम्मिलित हैं। तो अपन आलू में कौन कौन से रोग हैं? आलू के प्रमुख रोग हैं बेटा। पहला रोग है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अगेती झुलसा रोग। और ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सा रोग कारक पैथोजन कॉज करता है? तो पैथोजन का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनी। और इस रोग का उपचार कैसे किया जाता है? बॉडियोक्स मिश्रण का छिड़काव करके या जिनेव कवकनाशी का छिड़काव करके। दूसरा आलू का डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको कहते हैं पछेती झुलसा रोग। पछेती झुलसा रोग जो कि पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस पैथोजन के द्वारा होता है। और इसका मतलब पछेती झुलसा रोग का नियंत्रण कैसे करते हैं? जिनेव कवकनाशी का छिड़काव करके या बॉडियोक्स मिश्रण का छिड़काव करके। तीसरा आलू का रोग है लीफ रोल, पर्ण रोल। और इसको कौन पैथोजन कॉज करता है? पैथोजन है लीफ रोल वायरस। और इसका कैसे अपन किसका? पर्ण रोल का को अपन नियंत्रण कैसे करते हैं? इसका नियंत्रण रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जलाकर करते हैं या खेत की सफाई करके की जाती है। नेक्स्ट रोग है वाट डिजीज, वाट रोग, जो कि सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम नामक पैथोजन कॉज करता है। और इसका कंट्रोल रोग प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर किया जाता है। और नेक्स्ट रोग क्या है आलू का? रूट
नॉट डिजीज, मूल गांठ रोग, जो कि मेलिडोगाइन स्पीसीज निमेटोड के कारण होता है और निमेटिसाइड का छिड़काव करके इस रोग का नियंत्रण करते हैं, या फसल चक्रण के द्वारा भी इस मूल गांठ रोग का नियंत्रण करते हैं। अब कुछ बेटा कीट पीड़क हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं। तो आलू पे प्रमुख कीट पीड़कों का आक्रमण होता है, जैसे है बेटा कट वर्म। तो कट वर्म है